नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं, ताकि प्रदेश की जनता खुशहाल और समृद्ध हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का आवश्यक अध्ययन करने के बाद ऐसी योजनाओं की एक अलग सूची तैयार की जाए जो अभी संभव नहीं है, ताकि लंबित घोषणाओं की वास्तविक संख्या का पता लग सके। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और निरंतर ऊंचाइयों को भी छू रहा है। प्रदेश में चल रही योजनाओं का नागरिक भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि बैठक में किन किन विभागों की समीक्षा की गई। चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान, कृषि और किसान कल्याण, राजस्व और आपदा प्रबंधन, विकास और पंचायत, लोक निर्माण, भवन और सड़कें, सिंचाई, खेल विभाग, स्कूल शिक्षा, शहरी स्थानीय निकाय विभाग। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए बताया कि हर एक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। बैठक के दौरान साल 2015 में पुन्हाना में वेयर हाउस बनाने की घोषणा की समीक्षा करते हुए इसके क्रियान्वयन में हुई देरी पर मुख्यमंत्री ने सख्त संज्ञान लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों को एक कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच करने के आदेश भी दिए और जिम्मेदारी तय करने और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। आम जनता को मिले परियोजनाओं का लाभ, सभी लंबित घोषणाओं को इसी साल पूरा करें। साल 2021-22 की परियोजनाओं में तेजी लाएं। परियोजनाओं के लिए तैयार करें पार्ट चार्ट। अलॉट किए गए काम को जल्द पूरा करवाएं। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम घोषणाओं के तहत चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि एवं किसान कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, स्कूल शिक्षा की समीक्षा की। साथ ही लोक निर्माण, विकास एवं पंचायत, सिंचाई, खेल विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभागों की परियोजनाओं की भी समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि साल 2020 तक की लंबित घोषणाओं को इस वर्ष में ही पूरा करने का काम करें, ताकि आम जनता को इन परियोजनाओं का लाभ जल्द मिल सके। इसके अलावा वर्ष 2021-22 की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाई जाए। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि वे खुद सीएम घोषणाओं की नियमित समीक्षा बैठक करें। सभी परियोजनाओं के लिए पार्ट चार्ट तैयार करें, ताकि परियोजनाओं की समयावधि और पूर्ण प्रतिशतता की स्थिति स्पष्ट हो सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परियोजनाओं का आवश्यक अध्ययन करने के बाद ऐसी परियोजनाओं की एक अलग सूची तैयार की जाए जो अभी संभव नहीं है, ताकि लंबित घोषणाओं की वास्तविक संख्या का पता लग सके। इसके अलावा जो काम अलॉट हो गए हैं उन्हें भी जल्द पूरा करवाया जाए। बैठक में हकीकत नगर करनाल में प्राइमरी स्कूल खोलने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर अधिकारियों ने बताया कि इस गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल शुरू हो जाएगा। सिवानी तहसील के कुछ गांवों को भिवानी जिले के हिसार जिले में शामिल करने की सीएम घोषणा पर समीक्षा की, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि इसके लिए एक टीम गठित की जाए और इन सभी गाँवों के सरपंचों के साथ ग्राम सभा की बैठकें आयोजित कर वहाँ के लोगों की सहमति प्राप्त की जाए। उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा अनाज मंडी डबावली में प्लेटफॉर्म बनाने के संबंध में
समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस संबंध में आज शाम तक प्रक्रिया पूरी की जाए और कार्य जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए। वहीं विभिन्न स्थानों पर ऑफिसर्स आवास बनाने की घोषणा पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सब डिवीजन पर ऑफिसर्स आवास या फ्लैट बनाने के संबंध में एक कार्य योजना तैयार की जाए ताकि अधिकारियों को रहने के लिए अच्छी व्यवस्था उपलब्ध हो सके और उप मंडल का कार्य सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने ये भी कहा कि प्रारंभिक चरण में जिला मुख्यालय से अधिक दूरी वाले सब डिवीजनों के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। तो आइए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ घोषणाएं की है, नजर डालते हैं। हकीकत नगर करनाल में खुलेगा प्राइमरी स्कूल। प्रत्येक सब डिवीजन पर ऑफिसर्स आवास की कार्य योजना तैयार की जाए। पार्क एवं व्यायामशालाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी आयुष विभाग को सौंपी जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2014 से 23 तक कुल 9,962 घोषणाएं की है, जिनमें से 6,555 घोषणाओं पर काम पूरा हुआ है। 1,179 घोषणाओं पर काम जारी है। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि गांव में बने पार्क एवं व्यायामशालाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी आयुष विभाग को सौंपी जाए। साथ ही ये भी निर्देश दिए कि गांव में जिन परियोजनाओं में भूमि खरीद करने की आवश्यकता है, उसके लिए भूमि की खरीद दरों के बारे में गहन अध्ययन करने के बाद ई भूमि पोर्टल के माध्यम से की जानी चाहिए और इस कार्य के लिए सरपंचों के साथ साथ जिला परिषदों को शामिल किया जाए। वहीं विभिन्न सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों के निर्माण संबंधी घोषणाओं पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहली प्राथमिकता पुरानी सड़कों के मरम्मत के कार्य को दी जाएगी। उसके बाद आवश्यक और मांग अनुसार नई सड़क का निर्माण भी किया जाएगा और मार्केटिंग बोर्ड की ओर से बनाई गई सड़कों के रखरखाव कार्य जिला परिषद की ओर से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि सड़क मार्गों की जिन परियोजनाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से कार्य किया जाना है, ऐसी सभी परियोजनाओं की सूची बनाकर NHAI के साथ बैठक की जाए ताकि परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जा सके। वहीं बैठक के दौरान बताया गया कि वर्ष 2014 से 2023 तक कुल 9,962 सीएम घोषणाएं की गई है, जिनमें से 6,555 घोषणाओं पर काम पूरा हो चुका है और 1,189 अभी प्रगति पर है। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त, स्कूल शिक्षा विभाग और सूचना लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई फर्द के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि फर्द के जरिए से होने वाले फायदों के बारे में प्रदेश के लोगों को जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में सुशासन के नाते से आगे बढ़ाएंगे। सरकार की इस महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ हरियाणा के सभी पात्र और गरीब जरूरतमंदों के परिवारों तक पहुंचाएंगे। ई रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में गरीब किसानों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो संवाद के जरिए शनिवार को ई फर्द के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि फर्द के जरिए होने वाले फायदों के बारे में प्रदेश के लोगों को जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में सुशासन के नाते से आगे बढ़ाएंगे ताकि लोगों पर आने वाली तकलीफों को रोका जा सके। भाइयों बहनों, विशेष तौर पर आज मैं ऐसे किसान बंधुओं से बात कर रहा हूं जो कभी कभी समय आने पर अपने कंप्यूटर के माध्यम से और ई फर्द यानी जो फर्द निकालने की उनकी ज़रूरत रहती है, कभी कभी वो फर्द उन्होंने पिछले समय में लगभग 4 महीनों में हस्ताक्षर वाली जमाबंदी उसकी फर्द की नकल निकाली है। मैं आपको ये ध्यान कराना चाहता हूँ कि हमने ठीक 2014 में जब शासन संभाला तो उस समय ये बात कही थी कि हम सुशासन अर्थात गुड गवर्नेंस इस नाते से अपने शासन को आगे बढ़ाएंगे ताकि लोगों को आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो कैसे बंद हों। और उसमें बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनके लिए काम करने की आवश्यकता थी। उसमें बड़ा वर्ग हरियाणा के अंदर जैसा हम जानते हैं कि वो किसान वर्ग है
किसानों को भी बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत सी कठिनाइयाँ अपने सरकारी कामकाज में ये आती थी। उसमें हमने कई कार्यक्रम शुरू किए, जिसके अंदर मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये हमने शुरू किया। उसी में मंडियों से सीधी पेमेंट करने के लिए हमने ई गिरदावरी और ई पेमेंट, अर्थात अपने आप पेमेंट हो, गिरदावरी भी जो है वो हमारी डिजिटल तरीके से, कंप्यूटर के तरीके से हो। और उसी का एक कार्यक्रम हमने चलाया ई फर्द, अर्थात फर्द भी हमें अपने आप कंप्यूटर से ये मिलनी शुरू हो जाए। और ये फर्द का जो कार्यक्रम है हमने इस पिछले 25 दिसंबर 2022 को शुरू किया था, ताकि इससे पहले जो फर्द पर हम पटवारियों से साइन कराते थे और पटवारी के चक्कर काटने पड़ते थे, बहुत समय लगता था, बहुत पैसा भी उसमें लगता था, वो हमें कैसे सुविधाजनक अपने आप साइन की हुई फर्द ये हमें मिलनी शुरू हो जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 4 महीने में लगभग 10,000 किसानों ने डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्द की ऑनलाइन डाउनलोड की है। एक फर्द के लिए सर्विस चार्ज मात्र 100 रुपए और पहले खाते के लिए 10 रुपए, उसके बाद प्रत्येक खाते के लिए 5 रुपए की फीस निश्चित है। मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 4 महीने में लगभग 10,000 किसानों ने अपनी फर्द, अर्थात जमीन का अपना प्रमाण, ये जमीन मेरी है, इस नाते से उन्होंने इसका उपयोग किया है। और जब ई फर्द निकालते हैं तो स्वाभाविक है उस ई फर्द का उपयोग हमें बहुत जगह पर होता है। हम अपनी ज़मीन के मालिक हैं, इसका एक डॉक्यूमेंट हमें मिल जाता है। हम उस ज़मीन के ऊपर अपना बैंक से लोन ले सकते हैं, बैंक भी उस हस्ताक्षरित ई फर्द को स्वीकार करने लगा है। इसी प्रकार अपनी ज़मीन की खरीद बेच करते समय भी ई फर्द हमारा एक प्रमाण होता है कि ये ज़मीन हमारी है, हम इसको कहीं भी आगे पीछे बेच सकते हैं। तो जो काम हमारा ई फर्द यानी फर्द पर साइन कराने के लिए महीनों महीने लग जाते थे, वो मिनटों में अब ये काम होना शुरू हुआ है। एक बहुत बड़ी लाभ हमको ये इसका हुआ है। और पहले बहुत खर्च होता था, अब तो खर्च के नाम से भी हमसे 100 रुपया तो एक फीस ली जाती है, और साथ में प्रति खेवट, पहले खेवट पर 10 रुपये और अगला उसके बाद हर खेवट के ऊपर 5 रुपये, मात्र इतनी सी फीस देनी पड़ती है, जो हमें ऑटोमेटिकली हमारी बैंक अकाउंट से ही कट जाती है। इसलिए सुविधाजनक तरीके से हमको ये सारे काम हो जाते हैं। जब कभी हम फर्द लेनी होती थी तो बीच में दलाल ये भी आते थे, जो इस काम को कराने के बदले में अपनी कमीशन भी लिया करते थे। ऐसे सब दलालों से भी हमने मुक्ति पाई और इस प्रकार के जो काम हैं हमें घर बैठे सुविधा से हो गए हैं। मैं आज आप सबको, जिन्होंने 4 महीने में ये इस प्रकार की जो फर्द प्राप्त की है, उनको सबको बहुत बहुत बधाई और ये शुभकामना देता हूँ। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि राजस्व विभाग के लाखों फाइलों और कागजों के अंबार को खत्म किया गया। रिकॉर्ड रूम में पहले रिकॉर्ड नष्ट हो सकता था, हमने डिजिटलाइज रिकॉर्ड रूम में सारे दस्तावेजों को ऑनलाइन किया। करीब 18 करोड़ 50 लाख दस्तावेजों को स्कैन किया गया है और ज्यादातर दस्तावेजों को NIC के पोर्टल पर अपलोड किया गया है। कि हमारे पटवारी, हमारे तहसीलों में जितने दस्तावेज, ये कितनी अलमारियां भरी रहती थी। पटवारी के यहाँ पटवार खाना में जब जाते थे तो उसकी अलमारियां भरी रहती थी, क्योंकि ये पहले सब जो रिकॉर्ड होते थे ये रजिस्टर पर, कागज पर लिखे जाते थे। और कई बार तो जब कभी आवश्यकता होती थी, बहुत पहले हमको बता के आना पड़ता था कि हमको इस दस्तावेज की ज़रूरत है, और कई दिन के बाद ढूंढ करके वो पटवारी हमको निकाल के देता था। लेकिन इस समस्या का हल भी हमने जो डिजिटलाइज्ड हमारे रिकॉर्ड रूम हैं, उनमें हमने दस्तावेज को सबको ऑनलाइन किया, सबको स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद उन रजिस्टरों को और हमने विधिवत ढंग से इस प्रकार से रखा है, संजोया है कि एक क्लिक से कभी भी कहीं का भी दस्तावेज हमको मिल जाता है। महीनों की बहुत मेहनत के बाद हमारे विभागों ने लगभग 18.5 करोड़ दस्तावेज ये स्कैन किए, और स्कैन करके आज वो सारे दफ्तर जो कागजों से भरे रहते थे, अलमारियां भरी रहती थी, अब मात्र कंप्यूटर के अंदर वो सारा डाटा ये रख दिया गया है। इसका भी हमको बहुत लाभ हुआ है। और ये बात कभी कभी मुझे घटना याद आती है कि आखिर मैंने कब शुरू किया, क्यों शुरू किया। मुझे ध्यान है कि एक बार हाई कोर्ट का एक केस हुआ था, और हाई कोर्ट के केस में जमीन के कोई झगड़े का केस था, तो जो रिकॉर्ड कीपर था कचहरी का, अदालत यानी जो हमारे तहसील का,
तो उस तहसील के रिकॉर्ड कीपर से एक दस्तावेज मांगा गया और उसने बहुत समय लगाया, लेकिन उसको दस्तावेज मिला नहीं। और बार बार कोर्ट के कहने पर जब दस्तावेज नहीं मिला तो उस रिकॉर्ड कीपर को सजा हो गई। अब वो बेचारा सामान्य एक व्यक्ति और उसको सालों की सजा हुई। अब हो सकता दोष उसका हो या किसी और का हो, लेकिन एक सामान्य बात पर उसको ये जो सजा हो गई तो कोई उसका इतना बड़ा दोष नहीं था। तब ध्यान में आता है कि आखिर ये बातें तो सब जगह पर इसी प्रकार से हैं। तो मैंने तुरंत हमारे जो जिला उपायुक्त कैथल के थे उनको कहा कि आप अपना जितना भी रिकॉर्ड है इसको सबको डिजिटलाइज कराओ, सबकी इसकी स्कैनिंग कराओ और एक अच्छा रिकॉर्ड रूम ये बनाओ ताकि ये समस्या आगे कभी ना आए। और कैथल में वो रिकॉर्ड रूम जब बना तो मैं स्वयं उसका उद्घाटन करके आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद हरियाणा के सभी जिलों को हमने कहा ये सारे रिकॉर्ड रूम हमारे इसी प्रकार से कंप्यूटराइज होने चाहिए, डिजिटलाइज होने चाहिए, ताकि कहीं भी इस प्रकार की आने वाली कठिनाई ये हमको आगे ना आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सभी तहसीलों में सारे दस्तावेजों को डिजिटलाइज कर दिया है, रेवेन्यू के रिकॉर्ड को भी डिजिटलाइज कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पोर्टल पर ही इसके अलावा भूमि डाटा से संबंधित सभी जानकारियां जैसे खसरा, खतौनी, जमीन का नक्शा, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प शुल्क सेवाएं उपलब्ध होंगी। अब हमने सभी तहसीलों में जितने भी हमारे दस्तावेज हैं उनको भी डिजिटलाइज कर दिया है। हमारे अपने जो रेवेन्यू के रिकॉर्ड हैं वो सारे डिजिटलाइज हो गए हैं। और अब तो पहले रजिस्ट्री जो हम जा करके तहसीलदार के पास जाते थे, घंटों खड़े रहते थे, रजिस्ट्री होती थी, अब वो रजिस्ट्री ऑनलाइन होती है। हम सुबह जाएं, अपने जो भी दस्तावेज हैं उनको दे करके और तुरंत अपनी रजिस्ट्री करा करके ले आते हैं। अब इससे आगे भी बढ़ करके अगर कोई रजिस्ट्री हमको जिले में कहीं भी करानी होती है, पहले एक तहसील निश्चित होती थी कि हम इसी तहसील में जाकर रजिस्ट्री करा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो जिले की किसी भी तहसील में और उस जिले के किसी भी गांव की कहीं की भी जमीन की रजिस्ट्री ये हम करवा सकते हैं। तो बहुत बड़ी सुविधा ये हमको मिली है। हम इससे भी आगे बढ़ करके कई और प्रयत्न भी कर रहे हैं। हम तो यहाँ तक भी चाहते हैं कि न केवल जिले में बल्कि प्रदेश में कहीं की जमीन की रजिस्ट्री पूरे प्रदेश में कहीं भी हो सके, और न केवल तहसीलों में बल्कि अन्य प्रकार के जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें भी रजिस्ट्री हो सके। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। हम इस सुविधा की ओर, हम सुशासन के एक कदम और आगे बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं। आपको ध्यान में होगा कि पिछले दिनों में हमने गाँव में जो गांव लाल डोरा से चिन्हित थे, लाल डोरा के दायरे के अंदर किसी के मकान की, किसी उसकी जायदाद की कोई रजिस्ट्री होती नहीं थी, वो सब अंग्रेजों के टाइम से इस प्रकार का ये मामला चला आ रहा था। जब हमें लगा कि इससे भी कोई निजात पानी चाहिए तो लाल डोरा नाम की चीज को हमने खत्म कर दिया और उस सब की जो प्रॉपर्टी है उनको चिन्हित करके, उनको रेखांकित करके, उनका एक प्रकार से पंचायतों के माध्यम से, ग्राम सभाओं के माध्यम से उनको चिन्हित किया कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है। और हमने उस सब प्रॉपर्टीज का या तो प्रॉपर्टी कार्ड दे दिए हैं या रजिस्ट्री करवा दी है। अब धीरे धीरे जहाँ प्रॉपर्टी कार्ड दिए हैं उनकी भी सबकी रजिस्ट्रेशन कराना, इसको भी मानते हैं, इसको भी अनिवार्य करेंगे ताकि उस प्रॉपर्टी के मालिक हम बन सकें। उस प्रॉपर्टी को बेचते समय में कठिनाई ना आए, उस प्रॉपर्टी के बदले में हम कोई ऋण लेना चाहते हैं बैंक से तो आसानी से ऋण लिया जा सके। तो ये भी एक मालिकाना हक जब हमको मिलेगा अपने उस प्लॉट के मालिकाना हक की रजिस्ट्री को लेकर के, हमारा माथा भी ऊंचा होगा, हमारा सीना चौड़ा होगा कि आखिर हम एक प्रॉपर्टी के मालिक हैं। इससे पहले कभी भी हम कह नहीं सकते थे। झगड़े होते थे, भाई भाई में झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा, और कहीं जमीन किसकी कितनी है, उसकी रेखांकन सीमाएं क्या है, उसके सीमांकन का पता नहीं लगता था। तो इन सब झमेलों से और स्वामित्व की ये योजना जो हमने हरियाणा में शुरू की थी 26 जनवरी और 2019 को हमने ये जो सेवा शुरू की थी, मुझे खुशी है बताते हुए कि इस चीज को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से भी लागू किया है। तो ऐसे बहुत जो पहल हम करते हैं उसको बाकी जगह भी लागू किया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संवाद के जरिए बताया कि हमने किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की शुरुआत की है, जिससे किसानों को फायदा मिल रहा है, उसको हम रजिस्टर करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने फसल की नुकसान की भरपाई के लिए क्षति पूर्ति पोर्टल बनाया है और हमने परिवार पहचान पत्रों के जरिए एक डाटा तैयार किया है ताकि हर परिवारों की जानकारी मिल सके। हमने किसानों के लिए जैसा मेरी फसल मेरा ब्यौरा,
उसके माध्यम से हमारी कितनी खेती होती है उसको हम रजिस्टर करते हैं। उसी में बाद में फिर जब खरीदी जाती है हमारी फसल तो मंडी में जाकर के उसी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से हम फसल अपनी आसानी से बेच सकते हैं। हमारा पैसा सीधा जो है बैंकों में हमारे खाते में चला जाता है और जो पैसा हमारे खातों में सीधा जाता है हम वास्तव में उसका अपने मन से उपयोग कर सकते हैं, जबकि इससे पहले ये पैसा सब आड़तियों के माध्यम से मिलता था, वो भी बहुत परेशानी से हमको पैसा वापस मिलता है। और हाँ, यदि कभी कभी प्रकृति की मार से कोई हानि होती है, नुकसान होता है, ओला पड़ता है, बारिश होती है, तो उसकी जो क्षति होती है उस क्षति के बदले में हमको मुआवजा मिले, इसमें भी बहुत झंझट होते थे। अब हमने उसके लिए भी एक नया पोर्टल बनाया है, क्षतिपूर्ति पोर्टल। अब ये क्षतिपूर्ति पोर्टल जब भी कोई किसान की हानि होती है, उसको कोई नुकसान होता है, तो उसको कहा जाता है कि 72 घंटे के अंदर अंदर वो उसकी एंट्री करे। बाद में फिर वहाँ के पटवारी, वहाँ के तहसीलदार, वहाँ के एसडीएम, वहाँ के डीसी वो उसको सबको जांचते हैं और उस जांच में जो त्रुटियां हैं उसको ठीक करते हैं और फिर हमें निश्चित एक समय के बाद उसका जो मुआवजा है ये तुरंत मिलता है। तो मित्रों, ये सारे काम हमने आपकी सुविधा के लिए किए हैं और हो सकता है इस सुविधा को प्राप्त करने में कभी कभी हमको कठिनाई भी आती हो, क्योंकि नए प्रोग्राम हैं। नए प्रोग्राम में कभी कभी उस प्रोग्राम को खोलने में, उसमें आंकड़े भरने में, उसमें सारे अपना विवरण भरने में कुछ देरी भी हो सकती है। कभी कभी हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम होने के नाते से इंटरनेट बंद हो सकता है, कभी हमारा पोर्टल बंद भी हो सकता है। लेकिन ये प्रारंभिक कठिनाइयाँ हैं और ये प्रारंभिक कठिनाइयाँ बहुत जल्दी हम इन सबको दूर करेंगे और बहुत जल्दी आपको ये सारे सिस्टम, इसके लाभ निश्चित रूप से सामने आएंगे, तो आपको प्रसन्नता होगी। हाँ, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि आयु के ऊपर भी निर्भर करता है या हमारा इस इंटरनेट की विद्या से कितनी हमारी जानकारियां हैं उस पर भी निर्भर करता है। हम अपने परिवार के किसी एक सदस्य को इस प्रकार की जो जानकारी, जो ज्ञान रखता है, उसकी सहायता से ये चीज़ें समय पर इसको हमको भरना चाहिए। अगर समय पर इसको भरेंगे तो निश्चित रूप से हमें कोई भी कठिनाई आगे भविष्य में ये नहीं आएगी। तो इस काम के लिए हम ज़रूर इसको हम करें और इसका जो भी लाभ है वो हम लगातार इसको उठाते रहें। हमने इस पोर्टल के माध्यम से ही, जैसा पता आपको कि परिवार पहचान पत्र इस नाम से भी एक डाटा तैयार किया है, ताकि हर परिवार का जो उसके सदस्य कितने हैं, वो सदस्य क्या काम कर रहे हैं, उन सदस्यों की आयु क्या है, उनको लाभ के नाते से कौन कौन सा लाभ लेने के लिए वो पात्र हैं, ये परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आई कार्ड ये भी हमने बनाए हैं। इस फैमिली आई कार्ड के माध्यम से हर गरीब परिवार को उसका चाहे राशन बनना हो या उसको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलना हो या उसकी ओल्ड एज पेंशन, बुजुर्ग हो गया तो ऑटोमेटिकली उसकी ओल्ड एज पेंशन बननी हो, हमें कई प्रकार के सर्टिफिकेट जिनकी ज़रूरत होती है वो भी ऑटोमेटिकली उसका जो सर्टिफिकेट बनाने का काम ये भी हमने शुरू कर दिया है। तो ऐसे कई लाभ इस पोर्टल के माध्यम से हमको हुए हैं। हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान ही प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार बखूबी जिम्मेदारी को निभा रही है। मनोहर सरकार के इस कदम से हरियाणा के नागरिक सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। सरकार के इस कदम से हरियाणा प्रदेश देश भर में नाम रोशन कर रहा है और विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। देश में गोल्डन बॉय के नाम से प्रसिद्ध स्टार जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। दरअसल नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में पहले ही प्रयास में 88.67 मीटर दूर भाला फेंककर खिताब अपने नाम किया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए समझेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ अपने ट्वीट में लिखा है। हरियाणा के बेटे गोल्डन बॉय ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। डायमंड लीग में 2023 में पहले ही प्रयास में 88.67 मीटर दूर भाला फेंककर प्रथम स्थान हासिल करने पर उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप दूसरे युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनते रहें और देश का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें, ऐसी कामना करता हूं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ट्वीट किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में 8 मई और 9 मई को शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। दरअसल ये बैठक चंडीगढ़ सचिवालय के 4थी मंजिल पर होगी। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।